हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, अगर इस चैप्टर को आपने अभी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, तो पहले आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएं बच्चों। बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कॉन्सेप्ट थोड़े से इसके क्वेश्चंस बच्चों क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब से उठाया हो ग्रेविटेशन का, मतलब 1 घंटे के भी वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से आपने उसको फिनिश कर लिया, ठीक है। अच्छी तरीके से समझिए। कहाँ से करें सर? कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ पे आपको ऊपर जो लिंक मिलेगा ग्रेविटेशन का, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे पूरी क्लासेस कराई गई ग्रेविटेशन की, वहाँ पे क्लिक करिए। पहले अच्छी तरीके से 6 to 7 to 8 डेज़ का टाइम देके इसको पढ़ लो, नोट्स बना लो कॉपी में, वीडियोस देखो अच्छी तरीके से बैठ के। उसके बाद आपको ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक करना है, तो इसका प्लेलिस्ट आपका पूरा खुल के आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पलर ही करनी है तो ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक करिए, नीचे जाके जो पिन कमेंट है, ठीक है। तो आपको बच्चों पूरा इसका लिंक मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का, पूरा प्लेलिस्ट पार्ट 1 to पार्ट 2 ऐसा करके मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 24 वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज हम इसको फिनिश कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 बचा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 m2 हैव द सेम साइज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द हाइट्स h1 एंड h2। अब देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको देखिए बच्चों बताना चाहता हूँ। कल आपको हमने दिखाया था कि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जैसे हमने इसको फ्री फॉल कराया तो देखिए इसका इनिशियल स्पीड कितना है, 0, ठीक। जब हम इसको फ्री फॉल करा रहे हैं तो इसका इनिशियल स्पीड कितना है, 0, तो u = 0 है। तो इसको बच्चों स्पीड कौन दे रहा है? तो जवाब है स्पीड कौन दे रहा है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है ना। तो यहाँ पे कल हमने आपको बताया था कि g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप 9.8 मीटर पर सेकेंड लिखते हो। यानी कि ये ऑब्जेक्ट हर 1 सेकेंड कितनी स्पीड गेन कर रहा होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये स्पीड गेन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है, यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसमें स्पीड आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी था बच्चों, ये किसी भी जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फ्री फॉल करता है ना, तो जब इस पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करके इसका स्पीड इंक्रीज करता है, तो ये जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये ना तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है और ना ये ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे साइज की बात कहाँ से आई वो हम आपको बताते हैं। कल हमने आपको बच्चों याद दिलाया था, जो स्मॉल g का जो फॉर्मूला होता था वो कैपिटल G m/r², ऐसे ही होता था। भूल गए हो क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि याद है ना आपको, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था जिसका मास क्या था, m। यहाँ पे अर्थ ली थी हमने, अर्थ का रेडियस क्या था, कैपिटल R। याद है आपको? ये अर्थ की रेडियस क्या थी, कैपिटल R, और ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत पास होता है, तो ये डिस्टेंस कितना होता था, r। ये स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास और अर्थ का मास क्या होता था, कैपिटल M। तो अर्थ जिस फोर्स से इस स्मॉल m वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्मॉल m का वेट बोलते हैं। और वेट का फॉर्मूला क्या होता था, m × g होता था, ठीक है। तो ये m × g होता था, और ये जो m × g होता था, यही तो ग्रेविटेशनल पुल है। और ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल लॉ लगाइए तो कितना फोर्स होगा, कैपिटल G m स्मॉल m/r²। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाता था और स्मॉल g की जो वैल्यू आती थी वो कैपिटल G m/r² होती थी। यानी कि स्मॉल g जो होता था एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू इक्वेटर्स पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों जो स्मॉल g होता है, ये अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये तो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बॉडी का मास तो कट गया ना यहाँ पे देखिए, ठीक। तो ये अगर बच्चों बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि जो भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है उसका मास कितना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमने सेम हाइट से 2 ऑब्जेक्ट्स को फ्री फॉल कराया तो दोनों का मास चाहे डिफरेंस हो, इसका मतलब ये ज़्यादा, इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर्स में ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा, इसका कम है, तो दोनों को अगर हमने फ्री फॉल कराया सेम हाइट से, तो दोनों सरफेस पे आने में सेम टाइम लेते थे। ये बात हमने आपको बताया, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से ही बच्चों सरफेस पे टकराएंगे। और स्पीड अगर सेम है दोनों की और हाइट अगर सेम है, हाइट का मतलब डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी क्या आएगा, सेम, क्योंकि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अगर डिस्टेंस सेम है, दोनों की अगर स्पीड हर सेकंड उनको सेम मिल रही है, तो सेम स्पीड से नीचे टकराएंगे, यानी कि सेम टाइम पे नीचे टकराएंगे। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि इनको स्पीड दे रहा था, वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए। और एक बात बताएं, ऑब्जेक्ट के साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कि मान लीजिए, चलिए इसका जो भी मास है वही इसका मास है, ठीक है। अब दोनों के साइज क्या हैं, यहाँ पे अलग अलग हैं, दोनों के साइज कैसे अलग अलग हैं। फ्री फॉल करा देना तब भी दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, क्यों? क्योंकि g जो होता है वो ना तो साइज पर डिपेंड करता है ना तो मास पे। बात समझ में आ गई?
चलो बहुत बढ़िया। तो दोनों को स्पीड पर सेकंड सेम मिलती जाएगी, है ना। चलो ये आपके डाइजेस्ट हो गई बात। अब यहाँ पर बच्चों बात ये है कि इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई दो ऑब्जेक्ट इनके पास m1 और m2 मास के, यानी कि बच्चों जो दो ऑब्जेक्ट है उसके मास इस बार सेम नहीं है, इसीलिए तो वो बोल रहे हैं ना कि भाई एक का मास m1 है और एक का मास क्या है m2 है। चलो बहुत बढ़िया। यानी कि बच्चों देखने के लिए आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये देखिए ये m1 मास का हो गया और ये हो गया मान लीजिए m2 मास का। और यहाँ पे ध्यान देखिए कह रहा है हैविंग द सेम साइज। ओके ओके ओके, हैविंग द सेम साइज का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। ये देखिए हैविंग द सेम साइज बच्चों इसलिए देखिए साइज का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने जानबूझ के आपको बोल दिया हैविंग द सेम साइज। बात समझ नहीं, ताकि आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ साइज को लेके, बल्कि हमने आपको बता दिया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं पे साइज पे और मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो साइज का कुछ लेना देना ही नहीं है। बात समझो। और इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करते टाइम आप सबसे पहले दिमाग में तो यही अज्यूम कर लिया करिए कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। एयर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रही, लेट अस अज्यूम। और अगर एक बात बताएं लगा भी रही है तो जितना रेजिस्टेंस इसके लिए है उतना ही रेजिस्टेंस इसके लिए है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये चीज़ है। और देखिए थोड़ा थोड़ा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, उन्होंने आपको क्या बोला है सेम साइज, चलो बोल दिया, चलो इनकी बात मान लेते हैं। बात मान इस ले रहे हैं बच्चों, अगर सेम इसका साइज है तो जब ये दोनों नीचे फ्री फॉल करेंगे तो ये एयर का रेजिस्टेंस लगता कहाँ है, तो जवाब है एयर रेजिस्टेंस सरफेस पे लगता है। कहाँ लगता है? सरफेस पे। तो अगर इसका साइज सेम है तो आप देख रहे हो ना दोनों देखने में एकदम सेम जैसे लग रहे हैं, तो जैसी इसकी सरफेस की बनावट है वैसे ही इसकी सरफेस की बनावट है। अगर कोई एयर रेजिस्टेंस होगा भी तो जितना इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा। आप ये मत सोचिए कि इसका मास अलग है तो इस पे अलग एयर रेजिस्टेंस लगेगा, इसका मास अलग है तो इस पे अलग एयर रेजिस्टेंस लगेगा, नहीं, क्योंकि दोनों का साइज क्या है। देखो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो बेटा कि जैसे मान लीजिए कि कोई पतला आदमी है, ठीक है, अब हवा चल गई, और कोई मोटा आदमी है, ऐसे हवा चल गई, सही है। अब देखो मास, अभी मास पे फोकस मत करना, मास पे फोकस मत करो, आप सिर्फ सरफेस एरिया पे फोकस करो। तो जब मोटा आदमी ऐसे चलेगा तो सरफेस एरिया जो है ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा एयर के, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और पतले वाले व्यक्ति पे सरफेस एरिया कम है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा। ऐसे समझ लो आप। अगर दोनों मतलब दोनों ही व्यक्ति एक ही साइज के हैं, लेट अस अज्यूम, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो दोनों पे एयर रेजिस्टेंस क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो वही चीज़ है, मास का साइज क्या कर दिया इन्होंने, मतलब दोनों जो मासेस हैं m1 m2 उसका साइज सेम बोल दिया, तो हमने कहा भाई चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात कि मास क्या है सेम है तो एयर रेजिस्टेंस सेम, अगर होगा भी तो सेम लगेगा, मतलब एयर रेजिस्टेंस हमारा कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं है, जो होगा दोनों पे सेम लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वैसे तो हमको यही मान के चलना चाहिए कि एयर रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है, कि ये वैक्यूम में फ्री फॉल कर रहा है, चलो मान लेते हैं हम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 m2 हैविंग द सेम साइज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट h1 एंड h2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। किसी को h1 से और किसी को h2 से फ्री फॉल कराया गया। ये देखिए अगर आप यहाँ ग्राउंड से चेक करें तो ज़्यादा हाइट पे है और ये कम हाइट पे। अब ज़्यादा कम कौन है ये हमें नहीं पता, शायद h1 ज़्यादा हो h2 कम हो, और शायद h2 ज़्यादा हो h1 कम हो, वाइस वर्सा, उससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या ये हमसे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम they would take in reaching the ground, will the ratio remain the same if this and this। मतलब दो क्वेश्चन और भी उन्होंने पूछे हैं, उसको भी हम पढ़ लेंगे बच्चों, लेकिन मेरी बात सुनिए। एक बात बताइए, अगर बच्चों मैं सिचुएशन का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लूँ डायग्राम, कोई दिक्कत है बताइए? तो इसके लिए आपको स्मॉल g की बच्चों यहाँ पर वैल्यू कहीं लिखनी होगी, कैपिटल G m अपॉन में r², ये आप ध्यान रखिएगा। और डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये सरफेस है, ये अर्थ का क्या है, सरफेस है, सही है। अब देखिए बेटा, एक बॉडी कहाँ से फ्री फॉल करती है, h1 हाइट से, यहाँ से ड्रॉप किया, और दूसरी कहाँ से, h2 हाइट से। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से देख के बताओ, क्या दोनों का टाइम सेम होगा? क्या दोनों का टाइम नहीं? क्यों नहीं होगा टाइम सेम? पता है, देखो बेटा, दोनों का टाइम इसलिए नहीं सेम होगा, सेम हाइट से थोड़ी ना गिरी हुई हैं, और टाइम के फॉर्मूले कल हमने आपको निकाल के दिखाए थे, उसमें क्या आता था, हाइट आता था ना। तो मेरे ख्याल से कैसा आया था बेटा कल, t इक्वल्स टू, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, तो इनिशियल स्पीड कितना है उसका, 0 है, सही है। तो आप क्या लगाते थे, हाँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, s की जगह क्या आता है, h, तो u इंटू टी कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। याद है, ये 2 इधर चला जाता था, ठीक, तो और g से डिवाइड हो जाता था, तो t स्क्वायर बराबर क्या आता था, 2h अपॉन में g, 2h, अरे 2 इधर चला गया, 2h और अपॉन में g, अपॉन में g, ये स्क्वायर हटाते थे, यहाँ स्क्वायर रूट लगाते थे, यही टाइम का फॉर्मूला होता था। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला, तो दोनों बॉडी का टाइम बेटा तब सेम आता है ना जब दोनों की हाइट सेम होती। अब इसको तो h1 से और इसको h2 से, तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टाइम लगाएगा इस बार, जिसकी हाइट
कम होगी वो कम टाइम लगाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना, क्योंकि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि इस टाइम आप ये जवाब मत दे दीजिएगा कि भाई दोनों बॉडी सेम टाइम पे पहुंचेगी। अरे हाइट इस बार उन्होंने डिफरेंस कर दी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर दोनों का मास अलग अलग होता, ठीक, और दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करता, है ना, तब तो वो सेम टाइम पे ही गिरते, क्योंकि h1 इज इक्वल टू क्या हो जाता, h2 हो जाता, फिर टाइम t1 इज इक्वल टू t2 हो जाता। बात समझ में आ गई? तो वो केस अलग है बच्चों। पहली बात तो ये है कि दोनों सेम टाइम पे नहीं गिरेंगे। चलो बहुत बढ़िया, नहीं गिरेंगे। तो ये कितना टाइम लेगा बच्चों फर्स्ट वाला, तो यहाँ h1 रख दो, कितना आ जाएगा रूट ओवर 2h1 अपॉन g, और ये कितना लेगा 2 रूट ओवर 2h2 अपॉन g। g तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए, क्योंकि एक प्लेस पे तो g सेम रहता है, तो आपको पता है स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि भाई हमको टाइम का क्या बता दो, रेशियो बता दो। पहले मैं t1 निकालूंगा, फिर मैं क्या निकालूंगा, t2 निकालूंगा, उसके बाद मैं उठा के दोनों को डिवाइड कर दूंगा। सही है ना? तो पहले इतना निकालेंगे बच्चों एग्जाम में, ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर t1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ध्यान से चेक करिएगा। अब देखिए यहाँ हमने अलग से निकाल के दिखाया है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, तो s की जगह पहले हम क्या रखेंगे, h1, u तो इसके लिए भी 0 होगा, दोनों केसेस के लिए, यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी u 0 होगा। तो अब आप समझ गए होगे, जब हमने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाया होगा तो ut कितना हो गया होगा 0, तो हाफ g t1 स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि पहले को नीचे तक पहुंचने में टाइम सपोज कितना लगा है, t1, इसलिए हमने यहाँ टाइम क्या रखा, t1। ठीक, फिर दूसरे वाले केस में बच्चों हमने यहाँ भी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाया होगा, s की जगह क्या रख दिया, h2, क्योंकि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h2, और u इंटू t, u कितना होगा उसके लिए भी 0, तो वाला पोर्शन ही खत्म हो गया, हाफ gt, और t की जगह क्या रखना है हमको, t2, क्योंकि भाई ये कितना टाइम लेता है आपका, t2 स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में? जैसे करना हो वैसे कर लो। तो बताइए बच्चों, यहाँ से देख के बताइए जरा, फिर t1 कितना आ जाएगा फटाफट, 2 इधर जाएगा, 2 इंटू h1 अपॉन g, यही तो आ जाएगा ना, 2h1 अपॉन में g, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा इसके ऊपर, स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है, आप ये जनरल केस कर लो एक बार, फिर बोल दो नाउ पुटिंग h इज इक्वल टू h1, तो इसका केस आ जाएगा, और h की जगह h2 पुट कर दोगे तो सेकंड वाले का केस आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, टाइम t1 आ गया, और यहाँ से टाइम t2 इसी तरीके से आप निकाल लीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा 2h2 अपॉन में g, तो क्या आ जाएगा, और रूट लग जाएगा यहाँ, है ना, तो 2h2 अपॉन में g। सही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ये वाली जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या आपकी सेकंड। आपको टाइम t1 और टाइम t2 का क्या मांगा है, रेशियो मांगा है, ठीक है ना। तो जब आपको रेशियो यहाँ पे मांगा है तो आप उठा के डिवाइड कर दीजिए। जब भी रेशियो मांगता है तो हम क्या करते हैं, उठा के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम आपको बच्चों यहाँ पे डिवाइड करके दिखाते हैं। ठीक है, विल द रेशियो रिमेन सेम, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट गया यहाँ पर, मैं पढ़ दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, t1 बाय t2 कैसे डिवाइड करते हो बताओ, LHS को LHS से और RHS को RHS से। तो बच्चों RHS को जब RHS से करिएगा ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ। पहले इसका RHS लिखो, कैसे लिखोगे, रूट ओवर 2h1g और डिवाइडेड बाय, फिर इसका रेशियो लिखो, मतलब इसका RHS लिखो t2 का, क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2h2 अपॉन में g। सही है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे हो जाएगा t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स, इसे तो ऐसे ही रहेगा। सही है, 2h1 अपॉन में g, और यहाँ क्रॉस लगा के इसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, और रूट लगा रहेगा, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा रूट ऐसे ही लगा रहेगा, तो g अपॉन क्या हो जाएगा 2h2। ओके, अब क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं? हाँ सर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो ध्यान से चेक करो बेटा। देखो, जब भी कभी ऐसा हो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b। ठीक है, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह ये पूरा है, और स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह ये पूरा है, तो एक बार स्क्वायर रूट लगाएंगे और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा देखिए, 2h1 अपॉन में g इंटू g अपॉन में 2h2। अब देखिए 2 से 2 कटा, और g से g क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, h1 अपॉन h2, रूट के अंडर, है ना, तो अंडर द रूट क्या आ गया आपके पास, h1 बाय h2। तो बताइए टाइम का रेशियो क्या है, रूट ओवर h1 बाय h2। इसी चीज़ को बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा क्या कि मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई रूट ओवर, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रूट ओवर a बाय b को हम रूट ओवर a बाय रूट ओवर b लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये आया था हमारा कितना, रूट ओवर h1 बाय h2 आया था। आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट ओवर h2 बाय रूट ओवर h2, h1 बाय रूट ओवर h1 बाय, और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर h1 इज 2, क्योंकि रेशियो मांगा है,
√/h2। ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं टाइम का रेशियो। ऐसे छोड़ दोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसे छोड़ दोगे तब भी, और ऐसे लिख दोगे तब भी। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ पे बच्चों दोनों का जो टाइमिंग है गिरने का, उसका जो रेशियो आया कितना आया, √/h1/h2। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके सॉल्यूशन किया है, और h1 = इतना आ गया, h2 = इतना, क्योंकि u कितना था 0 इन बोथ द केसेस, और केस कैसा है, फ्री फॉल का। तो ये बात लिखनी है आपको, फिर T1 T2 निकाल के दोनों का रेशियो निकाल के दिखा दोगे। बात समझ में आई यहाँ तक? अब सुनिए, अब बच्चों यहाँ पर आगे क्वेश्चन है क्या, विल के बाद अब यहाँ पे हट गया है, तो मैं क्वेश्चन बच्चों बुक से पढ़ देता हूँ। बुक में हमारी क्वेश्चन है कि विल दिस रेशियो रिमेन्स द सेम इफ, मतलब क्या टाइम का ये रेशियो उतना ही रहेगा जब, कब, दो कंडीशंस दी हुई हैं। आइए जरा चेक करते हैं। कह रहा है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो एंड अदर वन इज सॉलिड। पहला केस क्या है, क्या टाइम का रेशियो इतना ही रहेगा या बदल जाएगा, कब, जब, क्या कह रहा है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो, एक खोखला है और दूसरा कैसा है, सॉलिड। ये खोखला और सॉलिड क्या होता है, प्लास्टिक वाली बॉल नहीं आती जो, तो वो खोखली होती है बच्चों, प्लास्टिक वाली जो बॉल होती है। तो वैसा एक हॉलो ऑब्जेक्ट हो जाए सोचो, और एक पूरा ठोस अंदर भरा हुआ है। सोचो डायग्राम में दिखाएं तो ऐसे, ये हो गया हॉलो, अंदर कुछ नहीं है, मतलब चलो एयर भरी हुई है अंदर, ये एयर है, और दूसरा क्या हो गया, ये पूरी प्लास्टिक ऐसे रबर भरी हुई है मान लो ये, तो ये हो गया सॉलिड और ये हो गया हॉलो। बात समझ आ गई कि नहीं? तो बच्चों एक बात बताओ, सॉलिड हो गया और हॉलो हो गया, फ्री फॉल कराया, कोई फर्क पड़ेगा बताइए? टाइमिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सुनो 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 मेरी बात सुनो, जो टाइमिंग का रेशियो आया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझिए, क्योंकि देखो ये बात समझो कि मान लो फिर से ये गिरने में कितना टाइम लेता है T1, और हाइट कितनी ट्रेवल करता है h1, और ये फ्री फॉल करने में कितना टाइम लेता है T2, हाइट कितनी ट्रेवल करता है s2। एक बात बताओ, हॉलो है और ये सॉलिड है, तो क्या हुआ, इनको स्पीड कौन दे रहा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो साइज और मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि कोई बच्चा पता है क्या सोचेगा, कोई सोचेगा ये हॉलो हो गया, मास m1 को उन्होंने हॉलो कर दिया, सही है ना, पहले मास को उन्होंने हॉलो कर दिया। अब मास को अगर हॉलो कर दिया पहले मास को, तो और कम हो गया होगा, तो हो गया होगा, तो हम क्या करें, मास पे तो जब जी डिपेंड ही नहीं करता है, तो छोटा मास हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, ज़्यादा हो, कम हो, स्पीड तो उसको उतनी ही मिलेगी। तो स्पीड डिपेंड किस पे करेगी, तो हम आपको बताएं बच्चों, या टाइमिंग किस पे डिपेंड करेगी, तो वो h1 पे डिपेंड करेगी। बात समझना ही ना, जितना दूर तक गिरेगा, जितना देर तक गिरे, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए बताइए, कि अगर एक हॉलो है और एक सॉलिड है, तो दोनों का अगर हम टाइम फिर से कैलकुलेट, चलिए हम आपको बोलते हैं कि बच्चों फिर से कैलकुलेट करो आप दोनों का टाइम, तो आप ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे, बताओ क्या इसमें डिफरेंस आ जाएगा, कोई डिफरेंस आएगा कैलकुलेशन? फिर से T1 कितना आएगा, इतना ही आएगा, फिर से T2 कितना आएगा, इतना ही आएगा, फिर से डिवाइड लगाओगे, दोनों का रेशियो लोगे तो इतना ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 में हमें आंसर लिखना चाहिए कि नो, द रेशियो ऑफ द टाइम विल नॉट चेंज इफ वन बॉडी इज हॉलो एंड अदर इज सॉलिड। बात समझ में आई? वाई? रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा। रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि दिमाग लगाओ ना, इसको स्पीड कौन दे रहा था, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास एज वेल एज साइज। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई? अब आइए इनका पार्ट 2 पढ़ते हैं। फिर से वही बात, विल द, पढ़ लेते हैं बच्चों जरा क्वेश्चन सुनिएगा। विल दिस रेशियो रिमेन द सेम, कौन सा रेशियो, कौन सा रेशियो, टाइमिंग वाला रेशियो। विल द, पढ़ता हूं मैं, विल दिस रेशियो रिमेन द सेम, आगे पढ़ते हैं, बोथ ऑफ देम आर हॉलो, साइज रिमेनिंग द सेम इन ईच केस, गिव रीजन। अब दोनों को हॉलो कर दिया इन्होंने, और साइज दोनों का क्या है, सेम है, और कैसा है, जैसा पहले था। कुछ भी कर दो, साइज अगर हमने ये रेजिस्टेंस क्या कर लिया, ऑब्वियसली इस न्यूमेरिकल में हमने नेग्लिजिबल मान लिया, और जी तुम्हारा ना तो साइज पे डिपेंड करता है ना मास पे। अब दोनों को अगर इन्होंने मान लीजिए हॉलो कर लिया, तो मान लीजिए बच्चों जो पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो ये देखिए ये मास m1 था और ये मास क्या था m2, दोनों सॉलिड थे। चलो अब क्या हो गया, दोनों को हॉलो कर दिया, तो इस केस में ये देखिए ऐसा हॉलो हो जाएगा, ये m1 ये m2, और ऑब्वियसली अब जो नया मास आएगा वो पुराने वाले से कैसा आएगा, कम आएगा। तो हम क्या करें, कम आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से अगर हम आपको बोलें कि भाई टाइमिंग निकालो दोनों के गिरने का, तो जब पहले वाले को h1 हाइट ही ड्रॉप कराया जाता है, मतलब h1 हाइट के लिए ड्रॉप फ्री फॉल कराया जाता है, और दूसरे वाले को h2 हाइट के लिए फ्री फॉल कराया जाता है, तो फिर से अगर मैं आपको बोलूँ कि दोनों का टाइमिंग निकालो, तो फिर से तो उतना आएगा, T1 इतना ही, T2 इतना, रेशियो लोगे तो फिर से उतना आएगा। तो टाइमिंग के रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो सर एग्जाम में कैसे करें बेटा, एग्जाम में ऐसे करोगे, सिर्फ यहाँ तक करोगे,
उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 के आंसर एक साथ दोगे। कैसे एक साथ देंगे? ऐसे हम बोलेंगे रेशियो विल नॉट चेंज, फोकस करिएगा, रेशियो विल नॉट चेंज इन आइदर केस। इन आइदर केस का मतलब दोनों ही केस में, आइदर दिस और दिस, ठीक है। इन आइदर केस बिकॉज एक्सलेशन रिमेन्स द सेम, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, वो रिमेन्स द सेम। अब आगे लिखिए रीजन, क्या रीजन क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ फ्री फॉल एक्सलेशन, इन केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल ही तो था, तो इन केस ऑफ फ्री फॉल ना ऐसा ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया सिंपली, ठीक है। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल एक्सलेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास एंड साइज। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट है बताइए? तो चलिए फिर बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं इस चैप्टर का, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। देयर आर टोटल 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में कुछ रीजनिंग वगैरह करके पूछा गया क्वेश्चन, और पार्ट बी में बच्चों हमसे न्यूमेरिकल एक पूछा गया है, ठीक है। तो पार्ट बी भी हम करेंगे, बट पार्ट ए आइए पढ़ते हैं। लेकिन इसको करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद दिलाना चाहता हूँ। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता था? अगर किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में इमर्स्ड करते हैं, मतलब उसमें ऐसा डालते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप, तो इस इमर्स्ड ऑब्जेक्ट पे एक बाइंड फोर्स लगता है। कौन लगाता है? फ्लूइड। फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट पे एक बाइंड फोर्स लगाता है ऊपर की डायरेक्शन में, अपथ्रस्ट एक लगता है, और ये जो बाइंड फोर्स होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये किसके इक्वल होता है? ये जब ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डालते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एक क्या करता है? लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। कितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है? तो जवाब है जो इसका वॉल्यूम इमर्स्ड होता है अंदर लिक्विड में, उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करता है। आपको मैं पहले भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ाते टाइम बता चुका हूँ। तो इस पर जितना बाइंड फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा? तो वो जवाब है कि वो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होगा, लिक्विड के वॉल्यूम के वेट के इक्वल होगा। बात समझिए, देखिए पिक्चर में दिखाएंगे बच्चों, क्लियर होगा आपको, एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इमर्स किया, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट का जितना भी वॉल्यूम बच्चों यहाँ पर ऐसे अंदर आया है फ्लूइड में, तो इतने ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर आ गया होगा, डिस्प्लेस हो गया होगा। मान लीजिए यहाँ पर होल है, चलिए लीजिए यहाँ पर होल है, यहाँ से लिक्विड निकल जाता है, आपने दूसरे कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लिया, ठीक। तो हम पूछेंगे आपसे यहाँ पे कितना लिक्विड है, कितने वॉल्यूम वाला लिक्विड है, उसका वॉल्यूम क्या है? तो आप बोलोगे जो ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट पानी में इमर्स्ड है ना, पानी ले लो, चलो कोई बात नहीं, लिक्विड को पानी मान लो आप, यहाँ पर लिक्विड पानी मान लो, ठीक। तो जितना वॉल्यूम बच्चों यहाँ पर इमर्स्ड है उतना ही वॉल्यूम का तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, और जो डिस्प्लेस लिक्विड है ना इसका वेट निकाल लो आप। तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट कैसे निकालोगे बताओ? डिस्प्लेस लिक्विड का जो मास होगा, ठीक है, डिस्प्लेस लिक्विड का ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, इतने वॉल्यूम का, तो इसका मास को जी से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वेट आ जाएगा, जो इसका वेट होगा वही अपथ्रस्ट इस पे लगेगा। तो याद आया आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था? इफ अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, देन देयर विल बी अ अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स acting on that body in upward direction, and the magnitude of that bind force is equals to the weight of the volume displaced by the object. Volume of the is equals to the weight of the volume of the liquid displaced by the object. तो ये सब आपको कहानियाँ पता है, एक तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले। और दूसरी बात बच्चों आपको ये पता होनी चाहिए कि मान लीजिए कि ये एक लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए चलो वाटर है, कोई बात नहीं वाटर है, और इस वाटर की हम डेंसिटी बढ़ा दें, अगर डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी अगर हम वाटर की बढ़ा दें तो उस पर बाइंड फोर्स भी ऑब्जेक्ट पे अब ज़्यादा लगने लगेगा। यानी कि अगर आपको याद हो बच्चों, तो ये जो बाइंड फोर्स होता था, बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ व्हाट? लिक्विड बोल दो, ज़्यादातर तो लिक्विड ही होते हैं, बट हम यहाँ पे चलिए फ्लूइड लिख देते हैं। तो जिस भी फ्लूइड में आपने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, अगर उस फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ जाए बच्चों, तो वो फ्लूइड अब ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाने लगता है। कौन से ऑब्जेक्ट पे? जो ऑब्जेक्ट उसमें फुल्ली या पार्शली आप इमर्स कर रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताया हुआ था। अब ये बताइए बच्चों, आपको चलिए मैंने वाटर दिया, थोड़ा सा ये वाटर दिया, मैंने कहा भाई इसकी डेंसिटी बढ़ा दो, कैसे बढ़ाओगे? कुछ मिक्स करके। हाँ, कुछ मिक्स कर दो, कुछ का मतलब नमक मिक्स कर दो ना, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, स्टिर कर दीजिए, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पहले अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम में मास निकालते थे तो केवल वाटर के पार्टिकल्स का मास आता था। अब आप अगर पर यूनिट वॉल्यूम में मास निकालेंगे तो उसमें वाटर के पार्टिकल तो हैं ही, और सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी हैं। अब उसमें हम ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आयंस होते हैं, जो भी है, बट उनका भी तो मास होता होगा ना कुछ ना कुछ। तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास क्या हो गया? बढ़ गया, तो डेंसिटी नहीं बढ़ गई, बताइए। यानी कि अगर आप सॉल्ट मिला देंगे तो डेंसिटी लिक्विड की बढ़ जाएगी। अब एक बात बताइए, नॉर्मल पानी रखा हुआ है, वो ज़्यादा बाइंड फोर्स, ये देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, हमने एक बार इसको नॉर्मल पानी में डाला, ये ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा या
ऐसा लिक्विड ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा जिसमें नमक पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा पानी जिसमें नमक पड़ा हुआ है, बताइए। हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा इस पर। ठीक, बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अब बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शायद क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए बच्चों, कह रहा है अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज इमर्स इन वाटर। ठीक है, एक क्यूब लिया बच्चों इन्होंने और इसको वाटर में इमर्स किया, जिसका क्यूब का साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम लोग अगर कहीं बनाना चाहें तो यहीं पे बनाते हैं। देखिए केस 1 में क्या किया इन्होंने, ये देखिए ये वाटर है मान लीजिए, और इसमें इन्होंने 5 सेंटीमीटर का क्यूब, 5 सेंटीमीटर साइड का क्यूब इमर्स कर दिया। अब इस पे बाइंड फोर्स लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंड देन इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। केस 2 में क्या किया, सेम क्यूब लिया, उसी क्यूब को किस में डाला बताइए। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे ज़्यादा डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, मतलब कि ये सैचुरेटेड क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आप नमक डालते गए, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट की बात करी जा रही है ऑब्वियसली, तो कॉमन सॉल्ट की क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, तो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड मिलाते गए, एक दिए गए टेम्परेचर पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये होता है सैचुरेटेड का मतलब, तो ये सैचुरेटेड हो गया। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों आपने इसी क्यूब को डाला, सेम क्यूब को डाला, बताइए बाइंड फोर्स कौन से केस में ज़्यादा लगेगा, सेकंड केस में कि फर्स्ट केस, सेकंड केस में, क्योंकि सेकंड केस में जो आपका फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, बात समझ में आई, और ज़्यादा डेंसिटी होगी तो आपको पता है ये बाइंड फोर्स भी अपथस भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इन्होंने बच्चों इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच केस विल इट एक्सपीरियंस अ ग्रेटर बाइंड फोर्स, इन विच केस विल इट एक्सपीरियंस अ ग्रेटर बाइंड फोर्स। तो पहले यहाँ तक का बच्चों आंसर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट, यहां तक जहां तक क्वेश्चन क्या, द क्यूब विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर बाइंड फोर्स इन द सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, इन द, 2 बार सॉल्ट लिख दिया गलती से, इन द सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नॉर्मल वाटर। बात समझ में आई कि नहीं, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज रिड्यूस टू 4 सेंटीमीटर, बच्चों जरा ध्यान दें, if each side of the cube is reduced to 4 सेंटीमीटर then immerse in water। अब जरा वेट कर लीजिए, अब एक काम करते हैं, दोनों फ्लास्क के वाले हम हटा देते हैं, मतलब दोनों वाटर वाली कंडीशन। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों, वाटर का कंटेनर एक ही है, तो एक कंटेनर हम बना रहे हैं। अब इसमें क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, पहले हमने, वाटर है बच्चों, ये सॉल्ट सॉल्यूशन हटा ही दिया हमने, ओनली क्या है, ओनली वाटर है। चलो बहुत बढ़िया। अब पहले केस में क्या किया था उन्होंने, क्यूब सेम था, फ्लूइड अलग अलग थे, वाटर था एक जगह क्या था, सॉल्ट सॉल्यूशन था। तो हमने जवाब किससे दिया, डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से, कि भाई जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी जिस फ्लूइड की, वो ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ज़्यादा बाइंड फोर्स लगा रहा था। अब सेकंड केस में क्या किया, लिक्विड सेम रखा है और क्यूब हमने अलग अलग कर दिए, मतलब एक बार तो कौन सा डाला होगा उसमें 5 सेंटीमीटर वाला, और एक बार कौन सा डाला होगा 4 सेंटीमीटर वाला। यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बाद में उन्होंने क्या बोला, इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज रिड्यूस्ड टू 4 सेंटीमीटर देन इमर्स इन वाटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्यूब एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस का मतलब किससे कंपेयर करना चाहते हैं, 5 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब से कंपेयर करना चाहते हैं, सही है ना। तो बच्चों देखिए, बात समझिए, यहाँ पे भी हमको लगभग डायग्राम तो 2 ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप बात समझिए बच्चों, आपका फ्लूइड वही है, फ्लूइड चेंज नहीं हुआ है, तो हम डायग्राम आपके सामने देखिए बच्चों 2 फिर से बना देते हैं। इसमें भी वाटर है, सही है, और सेकंड केस में भी आपके पास क्या है, वाटर ही है, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान दें थोड़ा सा, अब मान लीजिए यहाँ होल है, यहाँ से वाटर ऐसे बाहर आ सकता है, ठीक। अब हम 5 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब इसमें डालने जा रहे हैं। ये हमने क्यूब लिया और ऐसा हमने इसमें इमर्स कर दिया, चलो फुल्ली इमर्स्ड हो गया मान लो, ठीक। तो बच्चों ये देखिए, ये फुल्ली इमर्स जब हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे, ठीक। 5 वाला दिख रहा है सबको बच्चों, 4 वाला देखिए, अब यहाँ से ऐसे वाटर बाहर निकलने लगेगा, यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों 4 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब डालिए, बताइए किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। यहाँ पे क्या है आपका 5 सेंटीमीटर वाला साइड वाला क्यूब, बताइए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, यानी कि बच्चों फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा, किसका,
क्यूब का। एक बात बताओ बेटा कि जितना क्यूब का वॉल्यूम है उतना ही तो लिक्विड का वॉल्यूम। कौन सा लिक्विड का वॉल्यूम? जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि ये क्यूब उतनी तो जगह बनाएगा, मतलब अपनी जितनी जगह बनाएगा उतना ही तो पानी बाहर करेगा, उतनी वॉल्यूम का। जैसा भी मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ एयर है, जैसे मैं इधर आ जाऊंगा तो मेरी बॉडी का जो वॉल्यूम है उतनी एयर यहाँ से हट जाएगी, हट गई होगी ना। अब देखिए हम यहाँ से हट के वापस यहाँ पे एयर आ गई होगी, अब यहाँ की एयर हट गई तो कितनी वॉल्यूम एयर हटी? तो जवाब है जो मेरी बॉडी का वॉल्यूम है, ये देखिए जो वॉल्यूम है इतनी एयर हटी। बात समझ नहीं? तो ये क्यूब जब जाएगा तो कितना पानी हटाया इसने, कितने वॉल्यूम का पानी? 125। अरे भाई वॉल्यूम निकालो ना क्यूब का, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 और यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी हटा यहाँ पर। ठीक, कोई डाउट है बताइए? ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से चेक करिए क्या कि हाँ यहाँ पर आपका साइड कितना था? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना आएगा? किसका? क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम बताइए बच्चों कितना आएगा? हाँ 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर बच्चों यहाँ पे मान लीजिए होल था ऐसे, तो यहाँ से कितना वाटर निकला होगा जो आपने कलेक्ट किया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि यहाँ ज़्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ कि यहाँ पर? केस 1 में, केस 1 में। केस 2 में पानी कम डिस्प्लेस हुआ। अब एक बात बताओ, पानी कम जब डिस्प्लेस हुआ है, वाटर कम आपके पास जो बाहर आया है, ठीक, आपने क्या पढ़ा था? बायएंड फोर्स किसके इक्वल होता है? बायएंड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब ये बताओ 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम का वेट ज्यादा होगा कि 125 सेंटीमीटर क्यूब? इसका वेट ज्यादा होगा ऑब्वियसली, भाई लिक्विड तो सेम है ना। हाँ, और दोनों की डेंसिटी भी जब सेम है, अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे, जब इन दोनों की डेंसिटी सेम है ना, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसी का वेट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड आपको मिला है, इस लिक्विड का वेट क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना? तो अगर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है तो बाइंड फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा। मतलब जो बड़ा वाला क्यूब है ना, जो बड़े साइड वाला क्यूब, वो ज्यादा बाइंड फोर्स महसूस कर रहा होगा। बात समझ नहीं कि नहीं? और जो छोटा वाला क्यूब है उसका डिस्प्लेस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कम है, और डिस्प्लेस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कम है, तो उस पे उसका डिस्प्लेस लिक्विड का वेट भी क्या होगा? कम। शर्त क्या है? दोनों लिक्विड क्या है? सेम। दोनों की डेंसिटी क्या है? दोनों की डेंसिटी सेम। अब ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ करूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड कम आएगा, तो इस पे बाइंड फोर्स भी क्या लगेगा? कम लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो आइए पार्ट 2 में हमने आंसर किया। हमने क्या किया, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्यूब एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट केस। मतलब जो नया क्यूब आपने डाला है वो फर्स्ट केस के कंपैरिजन में किस हिसाब से बाइंड फोर्स महसूस कर रहा होगा, कम या ज्यादा? तो जवाब है कम महसूस कर रहा होगा। तो यही बात हम कैसे लिखेंगे? द स्मॉलर क्यूब विल एक्सपीरियंस द लेसर बाइंड फोर्स। रीजन क्या है? एज इट्स वॉल्यूम इज लेसर देन फ्रॉम द इनिशियल क्यूब। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात लिखनी। अब यहाँ पे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग मेरे साथ डिस्कस करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बाइंड फोर्स निकालें, ठीक है ना, बात समझिए, यहाँ पर अगर हम क्या निकालें? बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स का जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, बाइंड फोर्स, तो बाइंड फोर्स किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल? वेट ऑफ द व्हाट? लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब एक बार बताइए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा बेटा, याद कर लीजिए सब लोग, डेंसिटी इनटू रो वी और जी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू स्मॉल जी। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। डेंसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं? रो से। वॉल्यूम को हम लोग वी से, और हम लोग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से दिखाते हैं। तो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किसके इक्वल होता है? रो इंटू वी इंटू जी। रो वी जी भी बोल सकते हो, रो वी जी याद कर लो। ठीक है, तो बाइंड फोर्स डायरेक्ट निकल आएगा किससे? रो वी जी से। कैसे निकल आएगा सर? कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे सर, प्रूफ करो। तो आइए देखिए हम आपको यहाँ पर प्रूफ करते हैं। बहुत ध्यान से बच्चों चेक करिएगा। ओके, प्रूफ करने जा रहा हूँ। वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? मास इंटू जी, एम इंटू जी, यानी कि इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए? एम इंटू जी। तो आइए हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। डेंसिटी क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। डेंसिटी क्या होता है? रो इज इक्वल टू,
हाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एम बाय वी, मास बाय वॉल्यूम, यही तो होता है। तो डेंसिटी की जगह मास बाय वॉल्यूम रखोगे, इनटू में वॉल्यूम, इनटू में जी। बताओ वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा, क्या आ गया, एम इंटू जी आ गया। एम इंटू जी क्या होता है, वेट ही तो होता है। हाँ बॉडी का वेट ही तो होता है, किसी मतलब किसी बॉडी का वेट का मतलब बच्चों समझो, कोई मास है उसका वेट, उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका कुछ मास होगा ना, तो उस मास को जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट आ जाएगा। मतलब कि अगर उस लिक्विड को खींच रही होगी तो एम जी से खींच रही होगी, एम जी फोर्स से खींच रही होगी। बात समझ में? बताइए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखिए ये क्या है, एम जी। तो जवाब है ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ही किसके इक्वल होता है, बायंड फोर्स के। ये हमने प्रूफ किया हुआ है। एक तो ये बात मुझे बतानी है, सही है। और दूसरी बात मुझे ये हाँ, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था ये फॉर्मूला क्यों वैलिड है रो वी जी का, बायंड फोर्स इज इक्वल टू रो वी जी। अब जब बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि बायंड फोर्स किसके इक्वल है, रो वी जी के। रो क्या होता है बताइए, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है। और जी क्या होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, ये दोनों जो केस थे, ठीक है। इसमें केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में जो बायंड फोर्स फर्स्ट होगा, फर्स्ट वाले में जो बायंड फोर्स होगा, यहां से देखिए बायंड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए, डेंसिटी पे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और वॉल्यूम पे। अब एक बात बताओ, ध्यान से चेक करो बच्चों, मतलब पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल देते हैं आपका। बताइए बायंड फोर्स क्या हो गया बताइए, रो वी जी, रो इंटू वी इंटू जी। अभी बात बताओ, रो और जी तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हाँ तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, रो इंटू जी इंटू वी भी लिख सकते हो। अरे रो जी को आगे लिख लो, क्या दिक्कत हो गई, मल्टीप्लाई यही तो है। तो रो इंटू जी तो क्या हो गए, कांस्टेंट इन दोनों के लिए। क्यों सर, अरे भाई दोनों सेम लिक्विड हैं तो डेंसिटी क्या हो गई दोनों की सेम, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक प्लेस पे दोनों के लिए सेम, तो रो इंटू वी क्या हो गया सेम। यानी कि यहां से आप बोल सकते हैं कि सर बायंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। बात समझ आई कि नहीं? अब बताइए केस वन में बच्चों, केस वन में अगर लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, V1 है, और केस टू में लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, V2, और V1 इज ग्रेटर देन क्या है, V2 है। तो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो BF1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 होना चाहिए, और BF2 यानी कि सेकंड केस में जो बायंड फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2, और V1 इज ग्रेटर देन क्या है, V2 है, क्योंकि बड़ा वाला क्यूब था उसने ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। शर्त क्या है, शर्त है कि दोनों की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। तभी तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया ना, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लो बच्चों, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो दिस इंप्लाइज क्योंकि बायंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। ओके ओके, तो इसका मतलब BF1 इज ग्रेटर देन व्हाट, BF2। तो फर्स्ट वाले केस में बायंड फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, सेकंड वाले में कम, यानी कि छोटा वाला क्यूब लेसर बायंड फोर्स महसूस कर रहा है। आप इसको इस तरीके से मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हो। बताइए कोई डाउट है? इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, कर लिया, हटा देंगे बेटा पार्ट 1, कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अब देखिए जरा इधर, तो जो आपने इसमें मतलब ए पार्ट में जो सेकंड आंसर दिया ना, उसमें आप ये ऐसे मैथमेटिकली आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक। अब अभी तो हमने आपको बताया क्या कि बायंड फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रो। आपको ऐसा पूरा इंग्लिश में लिखना है, पूरा बायंड फोर्स, शॉर्ट में तो मैंने B.F लिख दिया, रो वी जी होता है। यहाँ पे आइए बेटा क्वेश्चन पार्ट बी में, अब हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं पार्ट बी का बच्चों आंसर है क्या कह रहा है, कह रहा है अ बॉल वेइंग 4 किलोग्राम ऑफ डेंसिटी 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स इन वाटर ऑफ डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द फोर्स ऑफ व्हाट, बायंड फोर्स ऑन इट, फाइंड द फोर्स ऑफ बायंड फोर्स ऑन इट। ओके चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्चों मुझे ये बताओ, ये डेंसिटी किसकी डेंसिटी होती है, ये बॉल की डेंसिटी है जो डाली है अंदर, या लिक्विड की होती है? बताओ किसकी होती है डेंसिटी? लिक्विड। हाँ लिक्विड की डेंसिटी होती है, यही तो पढ़ा रहे हैं आपको इतनी देर से कि लिक्विड की डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो बायंड फोर्स बढ़ेगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आई? तो बच्चों आपको साफ साफ फॉर्मूले में पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, बोलिए डेंसिटी ऑफ व्हाट, रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पहली बात क्लियर हो गई? बताइए बच्चों वॉल्यूम ये किसका होता है, तो जवाब है ये वॉल्यूम आप चाहे ऑब्जेक्ट का ले लें और आप चाहे डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम ले लें। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वॉल्यूम बच्चों किसका हो गया बताइए? हाँ, या तो आप इसको बोल दो क्या कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और चाहे क्या वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होगा, है ना, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, या वॉल्यूम ऑफ व्हाट, डिस्प्लेस्ड
दोनों में से अगर आपको कुछ भी मिल जाए तो आप यहाँ रख सकते हो, क्योंकि जितना इमर्स्ड होगा इसका पार्ट, जो इसका इमर्स्ड वॉल्यूम होगा अंदर, उतना ही तो वॉल्यूम बाहर निकला होगा वाटर का, ठीक। और जी क्या होता है बोलिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्वेश्चन में अगर आपको ना दिया हो तो 9.8 या 10 कुछ भी रख लो अपने मन से। और देखिए यहाँ जी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 10। अब देखिए आपको दिया क्या क्या बच्चों, क्या डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आपको दी हुई है। बॉल है कोई बच्चों, उसका मास कितना है बॉल का? बॉल का मास कितना है? 4 किलोग्राम। बॉल की डेंसिटी कितनी है? 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर का मतलब क्या है बताइए बच्चों? बॉल पूरी पानी में चली गई तो डायग्राम कैसे बनेगा बताइए? यहीं पे बना देते हैं, देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। ये देखिए वाटर था ऐसे, ठीक है, और ये बच्चों बॉल ऐसे पूरी चली गई। अब मान लीजिए यहाँ होल था, तो यहाँ से बताइए कितना पानी निकला। तो जवाब है जो बॉल का वॉल्यूम होगा वही तो लिक्विड का वॉल्यूम होगा, जो बॉल का वॉल्यूम होगा वही तो लिक्विड का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे नोट लगा लेते हैं बच्चों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नोट, क्या कि वॉल्यूम ऑफ व्हाट? बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सही है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था आप किसी का भी वॉल्यूम यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक काम कर लेते हैं, अब रखना जब है ही हमें, क्योंकि देखो बच्चों डेंसिटी लिक्विड की होती है और लिक्विड की डेंसिटी दी, लिक्विड क्या है यहाँ? वाटर। कह रहा इमर्स्ड इन वाटर डेंसिटी इज ऑफ 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि वाटर की डेंसिटी तो आपको दी हुई है, हम सीधे रख देंगे। अब एक बात और सुन लीजिए बच्चों, यहाँ पे ये जो बात करी है ना इन्होंने कि कंप्लीटली इमर्स्ड, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कर दी है। कंप्लीटली इमर्स्ड का ये मतलब है कि बॉल का टोटल जो वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इन्होंने बोलता ना कि हाफ इमर्स्ड ओनली, पार्शियली इमर्स्ड में हाफ बॉल अंदर गई होती, तो बॉल का जो वॉल्यूम आता उसका हम क्या करते? हाफ करते। बात समझ में? क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट अंदर गया है उतना ही, मतलब जितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट अंदर गया, मान लो ऐसा केस होता, ये ऐसा बॉल मान लो यहीं तक होती, ठीक, तो पहले हम बॉल का वॉल्यूम निकाल लेते और उसका हाफ करके तब यहाँ रखते, क्योंकि बॉल का जितना वॉल्यूम अंदर है उतना ही वॉल्यूम का तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी के लिए तो बॉल फुल्ली इमर्स्ड है, तो जो बॉल का वॉल्यूम है वो लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बात बताओ बच्चों, क्या आप वॉल्यूम ऑफ द बॉल निकाल सकते हो? सर कैसे निकालें? सर ऐसे निकालेंगे, आप एक बार बताइए बेटा, डेंसिटी ऑफ व्हाट? बॉल इज इक्वल्स टू, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा? मास ऑफ व्हाट? बॉल, और डिवाइडेड बाय मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉल। सही है, तो डेंसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू व्हाट? मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब ये आपको सॉल्व करना आता है बेटा, वॉल्यूम इधर ले जाओ और डेंसिटी को नीचे ले आओ, कोई दिक्कत है? तो बताइए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू क्या? मास ऑफ बॉल और डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बार बार ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि डेंसिटी, क्योंकि आप बॉल के लिए काम कर रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना आ जाएगा? यहाँ से चेक करिए। मास ऑफ बॉल तो आपको दिया हुआ है उन्होंने किलोग्राम में, मास किलोग्राम में ही चलता है इनके सिस्टम, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ हमने मास ऑफ बॉल की जगह क्या रखा? 4 किलोग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉल कितनी दी है बच्चों? 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है ना बॉल की, बॉल वेइंग ऑफ 4 किलोग्राम, डेंसिटी ऑफ 4000। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? 4000 किलोग्राम, और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स पर मीटर क्यूब है, इसलिए मीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब ऊपर चला गया, किलोग्राम से किलोग्राम कटा, वॉल्यूम का यूनिट तो आपने पढ़ा है मीटर क्यूब होता है। अरे भाई वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब या लीटर सुना होगा, मीटर क्यूब को लीटर में भी हम चेंज कर लेते हैं, अलग बात है। अब देखिए 4 1 4, 4 1 4, तो 1/1000 आ गया, 1/1000 मीटर क्यूब आ गया। किसका वॉल्यूम आ गया? बॉल का, और यही तो लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम होगा ना। तो अब आ जाइए यहाँ पर बच्चों कैलकुलेशन कर लीजिए। तो बायंड फोर्स कितना लगेगा बॉल पे, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा होगा, फाइंड द बायंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, ठीक है। देखिए फाइंड द फोर्स ऑफ बायंसी ऑन इट मतलब बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है। तो बताओ अब यहाँ पे डेंसिटी किसकी रखोगे? बॉल की नहीं रखोगे, बॉल की डेंसिटी तो हमने तब यूज करी थी जब बॉल का वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो यही इसमें बच्चों कंफ्यूजन होता है। तो डेंसिटी की जगह हम क्या रखेंगे? लिक्विड की डेंसिटी। लिक्विड क्या है? वाटर की डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देगा नहीं, कभी कभी आपको वाटर की डेंसिटी में बता दे रहा हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए। 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एमके सिस्टम में होती है, और सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो रख दीजिए बच्चों, डेंसिटी क्या क्या रखेंगे बोलिए फटाफट? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर इनटू में वॉल्यूम रखना है, किसका? बॉल का, क्योंकि जो बॉल का वॉल्यूम होगा वही लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? बॉल का वॉल्यूम 1 अपॉन कितना निकाला था?
1/1000, 4000 नहीं था, 1/, ये 4 से 4 कट गया था, 1/1000 मीटर क्यूब। फिर इनटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बोला बच्चों क्वेश्चन में, 10 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही बोला है। अब देखिए ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और बच्चों एक बात बताओ, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 ही होता है, और वही 10 की पावर 3 10 इंटू 10 इंटू 10,000, तो ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 से कैंसिल, मतलब 1000 से कैंसिल। अगर आप फोकस करें तो क्या बचा, 1 और 10, 1 इंटू 10 क्या होता है बच्चों, 10 होता है। अब यूनिट्स देखिए क्या क्या बच रही है, किलोग्राम बच रहा है, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच रहा है। तो हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है, न्यूटन होता है। चेक कर लो कैसे सर, F इज इक्वल्स टू क्या होता था, m में होता था। m मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही तो हमने क्या बोला था, न्यूटन बोला था, याद है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह हमने न्यूटन लिख दिया, ठीक है। तो बायरेंट फोर्स कितना काम कर रहा है, हाँ, तो द 10 न्यूटन फोर्स ऑफ बायंसी इज एक्टिंग ऑन द बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट है बताइए। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने यूनिट रख के क्यों दिखाया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है मैंने, ताकि सब कट जाए तो ऐसे आ जाए। आपको एग्जाम में यूनिट नहीं रखनी है, आप डेंसिटी की जगह 10³ रख देंगे तब भी चलेगा, ठीक। उसके बाद आपने वॉल्यूम की जगह 1/1000 रखिए और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 लीजिए, सिंपली सॉल्व करिए। 10 जब आ जाए तो खुद दिमाग लगा लेना, सब कुछ तो m के सिस्टम में जाए तो ऑब्वियसली फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, क्योंकि क्या बचा होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको हम न्यूटन ही तो बोलते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 26 तक। आप लोग कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए इसको, जो भी करना हो मैं हट जाता हूँ। अब जल्दी ही बच्चों चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स का, ओके, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता रहेगा, सब कुछ आएगा, परेशान ना हो, सब कुछ आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते आते जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, पिन कमेंट में रीड मोड पे क्लिक करें। अगर कुछ मैं वीडियोस में देख रहा हूँ मेरा पिन कमेंट नहीं आ रहा है बच्चों, पता नहीं क्यों, ग्रेविटेशन वाली प्लेलिस्ट में शायद नहीं आ रहा, क्या है, मेरी कोई फॉल्ट नहीं, मैंने पिन किया था, वो यूट्यूब की तरफ से नहीं हो रहा है, जो भी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कम्युनिटी टैब जाके चेक कर सकते हो, या इसके पहले के जो चैप्टर्स आए हैं जैसे मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, या इसके बाद जो चैप्टर आएंगे उसके पिन कमेंट चेक, किसी भी लेटेस्ट वीडियो के आप पिन कमेंट चेक कर लो, जितनी लेटेस्ट आई होगी आपको उतने लेटेस्ट सिलेबस वहां पे अपडेटेड मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।